प्रताप सिंह गांव के जमींदार हैं। जमींदार होने के बावजूद वो गरीबों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसी बीच उनका छोटा बेटा अमित एक अमीर घर की लड़की से शादी करके घर आता है। नहीं 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 नहीं, मैं ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं कर सकता। मेरे बेटे ने एक अमीर घर की लड़की से शादी की है। वो अमीर लोग तो मेरी आंखों में खटकते हैं। अरे देखिए पिताजी, आपकी सोच ना पूरी तरह से गलत है। हर अमीर इंसान बुरा थोड़ी ना होता है। अनन्या एक बहुत अच्छी लड़की है। आप बस एक बार उसे समझने की कोशिश तो करिए। बस मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। हर अमीर एक ही मिट्टी का बना होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये मजबूरी में मुझे ये जमींदारी वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है, पर मुझे ये भी पसंद नहीं है। ओफो, देखिए पिताजी, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ये जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मुझे अनन्या पसंद आई, इसीलिए मैंने उससे शादी की और उसे शादी करके घर ले आया। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। मैं तेरी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा और इस घर में मैं उसे कदम नहीं रखने दूंगा। बस बात खत्म। और मैं भी इसी घर में रहूंगा और साबित करूंगा कि मेरी पत्नी अच्छी है। बस ये भी बात खत्म। ए अमित, अब तुम हद पार कर रहे हो। मैंने कह दिया ना कि मैं इस लड़की को नहीं मानता। वो मेरे घर में नहीं रह सकती। तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी देखता हूँ कि वो यहाँ कैसे नहीं रह सकती। चलो अनन्या, अंदर चलो चलो। ये क्या हो रहा है? तुम रसोई में बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें खाना बनाने की जिम्मेदारी किसने दी? असल में मैंने देखा कि खाना बनाने का समय हो गया है, इसलिए मैं खुद ही रसोई में आ गई। बुरा मत मानिएगा दीदी। यही तो अमीर घर की लड़कियों की दिक्कत है। हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। खुद को समझती क्या हो तुम? मैं भला क्या समझूंगी? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए। मैंने आपसे इजाजत नहीं ली, क्या इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। अपनी ये नौटंकी अपने पास रखो। मुझे ये सब नहीं सुनना। ये रसोई मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा हक है। पिताजी ने तो वैसे भी तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। क्या मैं खाना नहीं बना सकती? तुम लोग अमीर घर की लड़कियाँ हो, तुम्हें खाना बनाने का क्या पता? क्या तुम्हारा बनाया हुआ खाना कोई खा पाएगा? क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल खा पाएंगे। मैं खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ ने मुझे सब सिखाया है। ये बातें यहाँ मत झाड़ो, यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस रसोई में मत दिखना। लेकिन दीदी, फिर तो सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। मैं रहती तो आपकी थोड़ी मदद हो जाती। उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। इतने सालों में जब मैंने अकेले खाना बनाया है तो आगे भी बना लूंगी। ठीक है, फिर आप ही बनाइए। जब खाना बन जाए तो हमें खाने के लिए जरूर बुला लीजिएगा। क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हारी यहाँ नौकरानी हूँ जो तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी? पिताजी को आने दो, मैं उन्हें सब बताऊंगी। ओ, तेरी पत्नी की इतनी हिम्मत कि आज ही आई है और आज ही बड़ी बहू से बहस करने लगी। उसे न जाने क्या क्या कह दिया तेरी ये पत्नी ने। देखिए पिताजी, अब जो कहानी आपने सुनी है वही मैंने भी सुनी है। इसमें मुझे मेरी पत्नी की कोई गलती नजर नहीं आती है। ओ हो, जोरू के गुलाम नजर नहीं आती का क्या मतलब है? तेरी पत्नी ने बड़ी बहू से कहा कि वो खाना बनाकर उसे परोसे। क्यों कहा? क्या इस घर के सब लोग तेरी पत्नी के नौकर हैं क्या? हैं? इसीलिए मुझे अमीर लोग नहीं पसंद है, क्योंकि ये सबको नौकर समझते हैं। अरे मेरी पत्नी तो पहले खुद खाना बनाने गई थी। उसे अपमानित करके रसोई से बाहर निकाल दिया गया, तब जाकर उसने ऐसा किया। क्या बात करते हैं पिताजी, आपको पूरी बात ही नहीं पता है। ऐसा है कि वो मन गढ़ंत कहानियां तेरे कान में भर रही है ना? बड़ी बहू इतने सालों से घर में है, क्या हम उस पर शक करेंगे? हैं? क्या तू अपनी भाभी पे शक करेगा? बता। ओ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बड़ी बहू कभी कोई गलती ही नहीं कर सकती, है ना? नहीं कर सकती।
और मुझे अपने घर में इतना तमाशा, इतनी नौटंकी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को लेकर इसी वक्त घर से निकल जाओ। क्यों? मैं इस घर का बेटा हूँ, मैं अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर क्यों जाऊँ? मैं इस घर का मालिक हूँ, इसीलिए वही होगा जो मैं कहूँगा। तुम अपनी पत्नी के साथ यहाँ किसी भी हाल में नहीं रह सकते। ओ पिताजी, आज आपने जो मेरे साथ किया है, देखना वही एक दिन आपके साथ भी होगा। देख लेना आप, देख लेना। अच्छा, तो तू अब मुझे दिखाएगा? उस अमीर लड़की के साथ रहकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? बुद्धि किसकी भ्रष्ट हुई है ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, और आप भी बहुत जल्द ये समझ जाइएगा। चलो अनन्या। घर से निकल जाने के बाद अमित और अनन्या मिलकर प्रताप सिंह के घर के पास ही घास फूस और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। हाँ, अनन्या, मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा हूँ, मुझे पता है। तुम्हें उस बड़े महल से निकालकर इस पत्तों के घर में रहने को मजबूर कर दिया मैंने। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें अपनाकर मैंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। वही तो मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मुझसे शादी करके तुमने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी सारी खुशियाँ खो दी। ये बिल्कुल सच नहीं है। तुम ही मेरी इकलौती खुशी हो, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए तुम कुछ कह नहीं रही हो, है ना? वो सब बातें छोड़ो, अब हम दोनों मिलकर नई शुरुआत करेंगे। ये पत्तों का घर ही हमारे पहले संसार की नींव होगी। देखना, पिताजी को एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, फिर वो खुद हमें गले लगा लेंगे, देखना। मुझे पता है, लेकिन पिताजी का अमीर लोगों के प्रति ऐसा नफरत भरा व्यवहार क्यों है? अब उसके पीछे कई कारण हैं। पिताजी तब बहुत गरीब थे, माँ की मौत बिना इलाज के हो गई थी। गांव के जो उस समय के जमींदार थे, उससे पिताजी ने पैसे उधार मांगे थे, पर उसने देने से मना कर दिया था। बहुत सारी चीजें हैं। फिर पिताजी खुद जमींदार कैसे बन गए? अब उसके बाद फिर वो जमींदार मर गया। गांव वालों ने पिताजी की ईमानदारी और नेक कामों को देखते हुए उन्हें अपना जमींदार चुन लिया, तो बस बन गए पिताजी जमींदार। पिताजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जमींदार होकर भी वो गरीबों की तरह सादगी से रहते हैं और गरीबों से बहुत प्यार करते हैं। देखो, पिताजी इंसान बहुत अच्छे हैं, बस अमीर लोगों के प्रति उनके मन में जो कड़वाहट है, उसी वजह से उन्होंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। मैं सब समझ रही हूँ। अब चलिए, बहुत सारा काम बाकी है। अरे बाप रे बाप, अब नया नाटक शुरू हुआ है। जो लड़की बड़े महलों में रहने की आदी थी, वो अब घास फूस के घर में रह रही है। क्यों दीदी, आप भी तो पहले छोटे घर में रहने की आदी थी, पर अब बड़े घर में रह रही है। मेरी शादी बड़े घर में हुई है, इसलिए बड़े घर में रह रही हूँ। क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मैं बड़े घर की लड़की हूँ, इसलिए आप मुझसे जलती हैं। तुम बड़े घर की लड़की हो तो उससे तुम्हें क्या फायदा हुआ? आखिर रहना तो तुम्हें इसी झोपड़ी में पड़ रहा है। और जरा मुझे देखो, ये जो बात आपने अभी कही, यही आपकी जलन है और यही आपका अहंकार। अहंकारी लोगों का कभी भला नहीं होता। तुम जो भी कहो, मेरे साथ हमेशा अच्छा हो रहा है और होता रहेगा। बस तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वक्त आने दीजिए, वक्त ही बता देगा कि किसकी किस्मत खराब है और किसकी अच्छी। क्या तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो? याद रखना, पिताजी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर हथियार की एक समय सीमा होती है। हर हथियार को एक ना एक दिन टूटना ही पड़ता है। क्या बोलकर गई ये लड़की? मेरा अपमान करके चली गई। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आज तो तुम्हें घर से निकाला है, अब इस जगह से भी खदेड़ कर दम लूंगी।
बाबूजी, ओ बाबूजी, अमित ने ये क्या तमाशा शुरू कर रखा है। उसने हमारे घर के ठीक बगल में घास फूस की झोपड़ी बना ली है। हमारी मान मर्यादा तो अब कुछ बची ही नहीं है। रमेश, अमीरों की तरह हर बात में मान सम्मान मत घसीटो। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, हमें क्या है उससे। वो हमारे घर में तो नहीं रह रहे ना, बाहर दुनिया में जो चाहे उनकी मर्जी करें। वाह 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 वाह, तो क्या वो हमारे घर के बगल में ऐसी झोपड़ी खड़ी करेंगे? बाबूजी, क्या बात करते हैं आप। गांव के लोग बातें बना रहे हैं। एक बेटा महल में रह रहा है और दूसरे की ये हालत है। ऐसी बातें कह रहे हैं लोग। तो इसमें मैं क्या करूं? जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भुगतना होगा। गांव वालों को ये भी बात पता होनी चाहिए। आप कुछ भी कहिए, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे आपने उन्हें घर से निकाला है ना, बस वैसे ही उन्हें उस जगह से भी खदेड़ दीजिए। अरे जंगल में जाएं, पहाड़ में जाएं, हमारे घर के बगल में क्यों रहना है? क्या बात करते हो? मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो जमीन अमित के नाम पर है। तेरी माँ ने खुद वो जमीन अमित के नाम पर लिखी थी। मैं उसकी जमीन से उसको कैसे निकाल सकता हूँ? क्या बात करते हैं बाबूजी, अभी तक जायदाद का बंटवारा नहीं हुआ है और अमित के नाम जमीन पहले से है। वाह 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 वाह। अमित के नाम सिर्फ वही टुकड़ा नहीं बल्कि और भी जमीन है, इसीलिए मैं चाहकर भी उन्हें वहां से नहीं निकाल सकता हूँ। हमें ये सहना ही होगा, समझे? ठीक है बाबूजी, जब सहना होगा तो सहेंगे। ये बता दीजिए कि मेरे नाम पे भी कुछ है कि नहीं है, कि मैं ठन ठन गोपाल हूँ? जब जमीन दी गई थी, यानी कि जब हम गरीब थे, तब वो हमारे पास थी। तेरी माँ ने खुद उसे अमित के नाम कर दिया था। तो माँ के मरते वक्त आप वो जमीन बेच देते, तब माँ को बिना इलाज के नहीं मरना पड़ता। मैं चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ राजी नहीं हुई। उसने अपनी कसम दे दी थी, इसीलिए मैं वो काम नहीं कर पाया। हालांकि मैं जमींदार के पास उसे गिरवी रखना चाहता था, पर जमींदार नहीं माना। अरे रहने दीजिए पिताजी, ये फालतू की पुरानी बातें। अब ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है। हो सके तो उन्हें यहाँ से भगा दीजिए। इतना कर दीजिए, यही कृपा हो जाएगी। अरे बाबूजी, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? तुम्हें मेरे पैर छूने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम नहीं जानती हो? जानती हूँ बाबूजी, पर आपके ना मानने से ये कड़वा सच बदल नहीं जाएगा। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। ऐसी ही मीठी बातों से मेरे बेटे का सिर फिरा दिया है ना तुमने, हैं? देखिए बाबूजी, मैं बड़े घर की बेटी हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं भला आपके बेटे का सिर क्यों फिराऊंगी? यही तो मेरा सवाल है। क्या दुनिया में कोई और लड़का नहीं था जो तुम्हें मेरे बेटे को ही छीनना पड़ा? तुम अमीर लोग सिर्फ छीनना जानते हो, छीनना। लेकिन बाबूजी, हम और भी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे आप अमीर होकर भी गांव वालों की सेवा करते हैं, मैं भी वैसी ही हूँ। मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ। गांव वालों ने मुझे बड़ा आदमी बनाया है, इसीलिए मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। पर मैं तो अमीर रहना ही नहीं चाहती। मैं भी गरीबी में जीना चाहती हूँ। क्या ये मेरी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है। गलती मेरी किस्मत की है कि मेरा छोटा बेटा तुम्हें ब्याह कर ले आया। तुम एक बदतमीज और बिगड़ैल अमीर लड़की हो। चिंता मत कीजिए बाबूजी, एक दिन आपकी मदद के लिए यही बदतमीज लड़की काम आएगी। अरे हटो मेरे रास्ते से। आज के बाद कभी मेरा रास्ता रोकना मत। हटो। बाबा, आपको क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा कुछ बोलिए। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो तुम? आकर देखो बाबा कैसे कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाबा ने मुझे उन्हें छूने को मना किया है। फिर से नाराज हो जाएंगे। सुबह गुस्सा करने की वजह से ही शायद बाबा के सीने में दर्द उठा है। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो तुम? अरे वहाँ क्या हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? अभी तक तो मेरी सुबह की नींद नहीं खुली और इधर तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप एक बार आकर देखिए ना, बाबा कुछ अजीब कर रहे हैं। बाबा को पकड़कर थोड़ा घर के अंदर ले चलिए। जैसे भी करें,
उससे मुझे क्या लेना देना? मेरी नींद में जरा भी बाधा मत डालना। अब मैं क्या करूं? क्या बाबा को हमारे घर ले जाऊं? उनके घर में तो ले जाना संभव नहीं है। एक काम करती हूँ, जो होगा सो होगा। पहले बाबा को ठीक करना जरूरी है। मैं उन्हें अपने घर ही ले जाती हूँ। माफ कीजिए बाबा, उठिए, उठिए ना, आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ा सांस लेने की कोशिश कीजिए, देखिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनन्या प्रताप सिंह को अपने पत्तों के घर में ले जाकर उनकी सेवा और देखभाल शुरू करती है। ए लड़की, ए, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को ये सड़े से पत्ते के घर में लाने की? तुम्हें पता है कि वो कौन है? देखिए दादा, इतना चिल्ला चिल्ला कर बात मत कीजिए। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सो रहे हैं। तो बाबा इस घर में सोएंगे? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? सबको अपने जैसा समझ लिया है क्या? हैं? आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? बाबा बीमार होकर गिर गए थे, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आई। नहीं तो शायद आज उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। तुम डॉक्टर हो गई हो क्या जो कह रही हो कि बाबा को बचाया नहीं जा सकता था? अरे क्या हमारा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल नहीं दिखता? तो क्या उन्हें वहां नहीं ले जाया जा सकता था? बाबा ने अपने घर में मुझे और अमित को आने से मना किया है, इसलिए मैं उन्हें वहां नहीं ले जा सकी। अरे मेरी इज्जत इज्जत के नाम पर बाबा को उस बड़े घर से खींचकर इस पत्ते के घर में ले आई हो और बात करती हो इज्जत। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मैंने भाभी को बहुत बुलाया था, भाभी आई ही नहीं। अरे तुम्हें समझ ही नहीं आया कि बाबा को हुआ क्या है? अगर समझ जाती तो बाबा के पास भी नहीं जाती। अब जो होना था वो हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए दादा। सुनो लड़की, तुमने हमारे घर के लड़के से शादी की है, लेकिन ज्यादा हद पार करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस इस घर की एक साधारण बहू हूँ। लेकिन हम तुम्हें बहू नहीं मानते। अगर आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा जैसा व्यवहार करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत जल्द मैं आपका खेल खत्म कर दूंगी। किसका खेल खत्म होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। बाबा, आज उस लड़की को अच्छी तरह से डांट कर आया हूँ। कितनी बड़ी हिम्मत है उसकी, आपको उनके उस पत्ते के घर में ले गई वो, बताइए भला। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि उस लड़की ने हिम्मत दिखाकर अच्छा ही किया। जो काम तुम्हारी पत्नी नहीं कर सकी वो उस लड़की ने कर दिखाया। इसका क्या मतलब है बाबा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं बीमार था, फिर भी सब कुछ सुन और देख पा रहा था। वो लड़की तुम्हें कितनी बार बुला रही थी, लेकिन तुम अपनी नींद में इतनी डूबी हुई थी कि मेरे पास तक नहीं आई। मैं सचमुच समझ नहीं पाई थी कि आपको क्या हुआ है बाबा। इसी कारण मैंने उस लड़की की पुकार का जवाब नहीं दिया, नहीं तो मैं तो आपके पास जरूर आती। असल में मैं पहले गलत था या अब गलत हूँ, यह समझ नहीं पा रहा। अब तो मुझे लगता है कि सभी गरीब एक जैसे नहीं होते और सभी अमीर भी एक जैसे नहीं होते। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? इतने सालों से सुमित्रा ने आपकी इतनी सेवा की है और आज उस एक दिन की सेवा के लिए आप उसे इस तरह से डांट रहे हैं? क्या बात करते हैं बाबा? डांटने की वजह है तुम्हारी पत्नी की बातों में मुझे अहंकार दिखाई दिया और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमसे गलती हो गई बाबा, हमें माफ कर दीजिए, खासकर मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हें आज एक बात कह के रख देता हूँ, अगर मेरी सोच गलत साबित हुई तो इस जमींदारी का कोई भी हिस्सा तुम लोगों को नहीं मिलेगा। सब कुछ मैं अमित को दे दूंगा। क्या? ये क्या बात कर रहे हैं बाबा आप? ये अब देखो, जो मैं कह रहा हूँ वही मेरा आखिरी फैसला है, इसीलिए तुम दोनों सावधान रहना। हाँ।
ये तुम्हारे पिता क्या कहकर गए हैं? इतने सालों से इस जमींदारी के लिए इंतजार कर रही हूँ और आखिर में तुम्हारे पिता इसे तुम्हारे छोटे भाई को दे देंगे। अरे तुम इतनी उत्तेजित मत हो, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। ये जमींदारी मुझे पूरी की पूरी चाहिए, चाहिए मुझे ये। पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी है। अगर तुम्हारे भाई को सब कुछ लिख दिया गया तो हमें फिर से गरीब बनकर रहना पड़ेगा और उसी पत्तों के घर में रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। मेरे पास एक उपाय है। सुनो, अगर इस जमींदारी को अपने हाथ में लेना है तो तुम्हारे पिता को रास्ते से हटाना होगा। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जरा सोचो, तुम्हारे पिता की राय बदलनी शुरू हो गई है। वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, अब जिंदा रहकर क्या फायदा। क्या तो क्या मैं अपने पिताजी को ही मार डालूं? तुम समझ क्यों नहीं रहे? नहीं तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? नहीं 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 नहीं, मैं लोगों की बेइज्जती और तिरस्कार तो सही नहीं सकता। इस गांव का जमींदार तो मैं बनूंगा। ठीक है, तो जो मैंने कहा है वही करो। कल रात जब तुम्हारे पिता सो जाएंगे तो उन्हें नींद में ही मार देंगे, फिर कह देंगे कि वो बीमार थे इसलिए मर गए। ठीक है, जब तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। योजना के अनुसार रमेश और सुमित्रा अगले दिन रात को प्रताप सिंह को मारने के लिए उसके कमरे के सामने पहुंचे। अरे सावधानी से चलो, अगर पिताजी को जरा भी पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बहुत सावधानी से काम करना होगा और जब हम ये काम करने आए हैं तो इसमें सफल होना ही होगा, समझ गई? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही हूँ, इसलिए मैं जरूर सफल होंगी। अरे वाह 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 वाह, तो ये बात है। जमींदार प्रताप सिंह को मारने के लिए उनका बड़ा बेटा और प्यारी बड़ी बहू हाजिर हुए हैं। वाह 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 वाह, स्वागत किया जाए, तालियों से तालियां। भाई भाई भाई, हम ऐसा कुछ करने नहीं आए थे, विश्वास करो। हम तो बस पिताजी को देखने आए थे कि उनकी तबीयत कैसी है। क्यों सुमित्रा? अच्छा, सच में? ओहो, तो फिर तुम दोनों के हाथ में ये 2 तकिया क्या कर रहे हैं? पिताजी के सर के नीचे रखने के लिए लाए थे क्या? पिताजी सो रहे थे इसलिए उनके सिर के नीचे रखने के लिए लाए थे। हाँ, क्या है कि तुम्हारी योजना ही कमजोर है। इतनी कमजोर योजना से किसी को मारा नहीं जाता। पिताजी, ओ पिताजी, अब जरा उठिए भी। उठकर देखिए कि आपके प्यारे बेटे और प्यारी बड़ी बहू क्या कारनामा, क्या कांड करने वाले थे। देखिए देखिए देखिए, उठिए उठिए। यहाँ हो क्या रहा है? अरे ये क्या, तुम दोनों तकिया लिए यहाँ क्यों खड़े हो? जमींदार होकर भी आप अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। जमींदार साहब, इतना तो समझना चाहिए ना, नहीं तो पूरे गांव की जिम्मेदारी कैसे निभाइएगा, हैं? पिताजी, ओ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके पैरों में पड़ जाऊं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा जानवर कहीं के। एक जानवर को जन्म देकर इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया। अरे तू नाग है, नाग जो अपने मालिक को ही डस रहा है। सपोला कहीं का, चल भाग यहाँ से। माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सोचता था कि गरीब मतलब अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन कुछ गरीब कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, जैसे बड़ी बहू। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, एक बार मौका दीजिए। तुम दोनों अभी के अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें त्यागता हूँ। आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहे। पिताजी पिताजी पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी हमें माफ, गलती हो गई पिताजी। नहीं पिताजी।
अरे चल चल अब। पिताजी अब रोकर क्या होगा, बस ये सोचिए कि आप तो बच गए न कम से कम। अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मैं बचा। अगर तुम लोग समय पे ना आते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। मैंने किन लोगों को प्यार किया, ये सब अनन्या की वजह से हुआ है। अनन्या ने उनकी सारी योजना सुन ली थी। जिस लड़की को मैं सहन नहीं कर पा रहा था उसी लड़की ने 2-2 बार मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ बेटी, बहुत आभारी। अरे नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे समझ में आया कि हर गरीब अच्छा इंसान नहीं होता और हर अमीर बुरा नहीं होता। तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। हाँ रे, मुझे माफ कर दे और अब घर वापस आ जा। मैं अपने घर की लक्ष्मी का स्वागत करूंगा। इसके बाद प्रताप सिंह अमित और अनन्या का स्वागत करके उन्हें घर में ले जाते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा बताइए दोस्तों, अमित और अनन्या ने अपना नया घर किस कमरे में शुरू किया था?